In this video, we discuss life, works, themes, and writing style of a writer, Ben Okri, who is a Nigerian British writer. Ben Okri's complete name is Sir Ben Golden Imobohu Okri. शॉर्ट में इन्हें बेन ओकरी कहते हैं। ये एक नाइजेरियन पोइट भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं और अपने बहुत ही डिस्टिंक्टिव पोएटिक स्टाइल और राइटिंग स्टाइल की वजह से इन्हें जाना जाता है। और इवन इनकी जो प्रोज है उसमें भी लिरिकल और मैजिकल क्वालिटी हमें मिलती है और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फैंटास्टिक और रियलिटी से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्लेंड किया है। फैंटेसी मीन्स इमेजिनरी और अनरियल इन्वेंटेड एलिमेंट्स एंड रियलिटी मीन्स द रियल वन। मार्च 1595 में मीना नाइजीरिया में ये पैदा हुए हैं। इन्होंने अपना बचपना लंदन में गुजारा है और फिर इनकी फैमिली लंदन से नाइजीरिया वापस आ गई जब ये 8 साल के थे। तो एक मल्टी कल्चरल किस्म की अपब्रिंगिंग है इनकी, यानी कि इनकी जो परवरिश हुई है वो वेस्टर्न और नाइजीरियन मिक्स कल्चर में हुई है और जिसका इन्फ्लुएंस हुआ है इनके पर्सपेक्टिव में भी, जब इनने जिस तरह चीज़ों को परसीव किया है और जिस तरह ये चीज़ों को इमेजिन करते हैं और जो इनकी एक आउटलुक चीज़ों की डेवलप हुई है उसमें वेस्टर्न और नाइजीरियन दोनों रिफ्लेक्शंस हैं। और फिर इन्होंने जो बाद में काम किया है लिटरेचर में उसकी भी एक रिफ्लेक्शन नजर आती है हमें। और ये जो ब्लेंडिंग एलिमेंट है जिसमें वेस्टर्न और अफ्रीकन कल्चर्स दोनों इन्वॉल्व हैं थ्रू आउट इनकी राइटिंग में हमें नजर आता है। शुरू की जो इनकी जिंदगी थी वो नाइजीरियन अनरेस्ट में गुजरी है, क्योंकि नाइजीरिया 1963 में जब ये इंडिपेंडेंट हुआ है तो उसके बाद इसमें एक पॉलिटिकल अनरेस्ट रही है और नाइजीरियन वॉर, एक सिविल वॉर सा एक माहौल रहा है वहां पे, जो कि तकरीबन 1967 से 1970 तक नाइजीरिया में सिविल वॉर रही है, जिसमें पूरे मुल्क में रीजनल और एथनिक किस्म की लाइंस पे मुल्क डिवाइड हो गया था। और कहते हैं कि 1 से 3 मिलियन लोग जो हैं उसमें किल हुए हैं, मारे गए हैं, कत्ल हुए हैं। और तकरीबन मतलब कि एक फ्रेजाइल किस्म की जो एक फेडरल यूनिटी होती है और एक बॉन्ड होती है किसी भी कंट्री की, वो सारी तबाह हो गई थी। तो ये जितना ये टर्बुलेंट पीरियड था जिसमें बहुत ज़्यादा मसाइल थे, इसने उनके दुनिया को देखने की नज़र जो उनकी है और जो पर्सपेक्टिव वो ड्रॉ करते हैं उस पर एक बहुत इम्पैक्ट डाला है। और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि ये सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उन पर बात करें और लिखें। तो इन मसाइल में जो इनकी परवरिश हुई है तो बहुत नाइजीरिया का रिच कल्चर है। इसमें एक यूरोबा ट्राइब है, एक इबो ट्राइब है, एक हाउजा ट्राइब है। उनकी बहुत एक रिच कल्चरल और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उनका हेरिटेज है। इनका ताल्लुक यूरोबा ट्राइब से है। तो ये तमाम एक्सपीरियंस जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट सोर्स बने हैं और उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स में इनसे इंस्पायर्ड होकर चीज़ें प्रेजेंट की हैं रीडर्स को। एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बेन ओकरी जो हैं इन्होंने अपनी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स इंग्लैंड में हासिल की है और इन्होंने वहाँ पे कंपैरेटिव लिटरेचर को पढ़ा है। और इनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है इसने बहुत सॉलिड किस्म की फाउंडेशन दी है और इनकी एक ज़बरदस्त बुनियाद बनाई है जो फ्यूचर में इनके राइटिंग करियर में हेल्प की है इसकी। और इनका जो स्टोरी टेलिंग का पैशन था और इनकी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन थी दुनिया के बारे में, जो कि हमने पहले देखा कि पॉलिटिकल अनरेस्ट भी थी, सोशल इश्यूज भी थे और बहुत एक टर्बुलेंट पीरियड से वो खुद भी गुजरे हुए हैं। और फिर एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है और वेस्टर्न और अफ्रीकन कल्चर्स को वो समझते भी हैं। तो उसमें उनकी जो एक लिटरेचर की आवाज़ है उसने एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत हकीकत पसंदाना शक्ल अख्तियार की है। ये जो एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग है ये भी जो तीनों ट्राइब्स जिनका मैंने नाम लिया, इबो ट्राइब, यूरोबा ट्राइब एंड हाउजा ट्राइब, इनके अंदर हेरिटेज में और उनके कल्चर में स्टोरी टेलिंग और फोकलोर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। राइटिंग करियर जो इनका है उसमें पहली ही जो इनकी पब्लिकेशन है इनका नॉवल द फेमिश्ड रोड 1991, इसकी एक वीडियो भी आपको मिलेगी चैनल पे, और भी इनके ड्रामास की वीडियो बनाएंगे लेकिन फेमिश्ड रोड की वीडियो है। तो इंटरनेशनली पहले ही नॉवल से दुनिया में ये पहचाने गए और इनके इस पहले नॉवल ने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। और ये एक ऐसा नावल है जिसके अंदर एक स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड, मतलब कि एक रूहानी दुनिया है और एक ये मादी दुनिया है, उसको इन्होंने कंपेयर किया है एक नाइजीरियन विलेज के अंदर जिसमें एक अबीकू चाइल्ड है। अबीकू क्या है ये हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो इनकी जो सक्सेस है वो स्पॉटलाइट में आ गए हैं ये बिल्कुल अपने पहले डेब्यू नावल से ही, और उन्होंने खुद को एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पे और कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन लिटरेचर में अपना नाम शुरू से ही बनवा लिया है। इनको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं और रिकग्निशन भी मिली है, जिसमें बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 1991 में इनको मिला है द फेमिश्ड रोड की वजह से। और ये यंगेस्ट एवर रिसिपिएंट हैं इस अवार्ड के, यानी कि सबसे छोटी उम्र में, इनसे कम उम्र में कोई भी राइटर इस प्राइज को नहीं जीत सका। इनके और भी लिटरेरी ऑनर्स हैं जिनमें जितने भी इन्होंने काम किए हैं लिटरेचर के और इनकी जो बॉडी ऑफ वर्क है
اس میں لٹریری ایوارڈز بھی ملے ہیں ان کو, آنرز بھی ملے ہیں, اور اس سے ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ سیمنٹ ہوئی ہے, اور یہ بہت زبردست رائٹر کے طور پہ ابھرے ہیں, اور افریقہ کے لیڈنگ کنٹمپریری آتھرز میں یہ لیڈنگ رول تھا ان کا, اور دنیا ان کو جانتی تھی بین اوکری کو. ان کو آنرری ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ملی ہے ان کے لٹریری کنٹریبیوشن کی وجہ سے. آنرری ڈاکٹریٹ سیورل یونیورسٹیز, بہت زیادہ یونیورسٹیز نے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے, اور ان کا ایک گلوبل امپیکٹ ہے کیونکہ ان کے کام کو بہت ساری لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنی گلوبل اپیل اور گلوبل ایکسیپٹنس ہے ان کے کام کی اور ڈیمانڈ ہے. تو یہ بہت انفلوئنشل آواز بن کے ابھرے ہیں, نہ صرف افریقن لٹریچر میں بلکہ براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو دنیا کے لٹریچر میں انہوں نے اپنی رائٹنگ سٹائل کی وجہ سے اپنا نام کمایا. لیٹر کیریئر میں بین اوکری جو ہیں انہوں نے ناولز لکھے ہیں, ایسیز لکھے ہیں, پوئٹری پہ کام کیا انہوں نے, اور انہوں نے اسپرچویلٹی, پالیٹکس اور ہیومن کنڈیشن کی جو تھیمز ہیں ان کو ایکسپلور کیا ہے. اپنے تمام کاموں میں انہوں نے اپنا ایک ڈسٹنکٹ اور بالکل ایک یونیک قسم کا اور ڈفرینٹ اور ڈسکریٹ قسم کا ایک رائٹنگ سٹائل مینٹین کیا ہے, اور انہوں نے ایکسپلور کی ہیں انٹر کنیکٹڈنس آف کلچرز کے ڈفرینٹ کلچرز آپس میں کس طرح کنیکٹڈ ہیں, اور پھر پاور آف اسٹوری ٹیلنگ کہ اسٹوری ٹیلنگ کون کون سی کام کر سکتی ہے ہیومینٹی کے لیے, کیونکہ ان کے کلچر میں بھی اسٹوری ٹیلنگ موجود ہے. اور بین اوکری کا جو کریئر ہے وہ ایک ٹیسٹمنٹ ہے, اور انہوں نے لٹریچر کے پوٹینشیل کو وہ کس طرح ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ہمیں اوکری کی رائٹنگ سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی اسکل کو اور اپنی کرافٹ کو یوز کیا ہے اور ایلیمنیٹ کیا ہے, چمکایا ہے چیزوں کو, اور جتنی بھی افریقن ایکسپیرینس کی کمپلیکسٹیز ہیں اور جو گلوبل لٹریری لینڈسکیپ کے اندر انہوں نے افریقن لٹریچر پھیلایا ہے اور اپنا جو ایک کنٹریبیوشن دیا ہے وہ صرف ان کے رائٹنگ اسکل کی وجہ سے ہی تھا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بین اوکری نے کون کون سی تھیمز امپلائی کی ہیں اپنی رائٹنگ میں. اوور آل ان کے جتنے بھی کام ہیں ان کی جنرلائزڈ قسم کی کون کون سی تھیمز کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. بین اوکری نے بہت ہی رچ اور بہت ہی ڈائیورس رینج آف تھیمز امپلائی کی ہیں, جس میں بہت زیادہ گہری ڈیپ انگیجمنٹ ہے ان کی کمپلیکسٹیز آف ہیومن ایگزسٹنس کے ساتھ, اسپرچویلٹی, پالیٹکس اور انٹرپلے بٹوین سپر نیچرل اینڈ ریئلٹی, مافوق الفطرت چیزیں جو ہیں اور ایبسٹریکٹ چیزیں جو ہیں اور ریئلٹی. اور ان کی جو پرومیننٹ تھیم ہے ان میں سب سے پہلے اگر ہم ڈسکس کریں تو اسپرچویلٹی اینڈ میتھ. اوکری کی رائٹنگ میں ہمیں مسٹیسزم کے اور اسپرچویلٹی کے ایلیمنٹس نظر آتے ہیں, اور جو میتھ ہے ان کے نیریٹو میں ایک میجر فیچر ہے, اور ان کے جتنے بھی کام ہیں ان میں ہم مٹیریلسٹک اور اسپرچول جو ریئلمز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں, اور انہوں نے افریقن فولکلور اور ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو تھرو اسپرچویلٹی اور تھرو میتھ ریپرزینٹ کیا ہے. اسپرچویلٹی جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمیں ریفر کرتی ہے جو ایک پرسنل کویسٹ فار انڈرسٹینڈنگ ہے, جس میں ہم سیلف ریفلیکشن کی طرف, پریئر, میڈیٹیشن اور ایسی پریکٹسز جن سے ایک پرسنل گروتھ کا اور انلائٹنمنٹ کا اور کنیکشن ود دی ڈیوینٹی یہ ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کی اگر ایگزامپلز ہم دیکھیں تو جس طرح بدھزم ہے تو بدھزم میں ہمیں میڈیٹیشن, ایتھیکل کنڈکٹ اور ایک مائنڈ فلنس ایلیمنٹ نظر آتا ہے. پھر اسی طرح اسلام میں صوفیزم ہے تو یہ ایک اسپرچول ایلیمنٹ ہے, یہ مسٹیکل برانچ ہے جس میں ہمیں ایک انٹینس قسم کی ڈیووشنز اور ریچولز اور ڈفرینٹ قسم کی پریکٹسز نظر آتی ہیں. اگین ہم ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ ایکسپیرینس ود دی ڈیوینٹی. اور پھر ہندوازم میں جس طرح کے یوگا کا ایلیمنٹ ہے تو یہ پریکٹس مینس کہ وہ خود کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, فزیکل اور باڈی کے پوسچرز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ایک اسپرچویلٹی کی طرف وہ جا رہے ہیں. جبکہ متس جو ہے وہ ٹریڈیشنل سٹوریز, نیریٹیوز اور کلچرل بلیف سسٹم ہے ایک, جس میں ریلیجس بلیفز بھی آ جاتے ہیں, نیچرل فینومناز بھی آ جاتے ہیں, کلچرل کسٹمز بھی آ جاتے ہیں, جس میں گاڈز ود اسمال جی, ہیروز, سپر نیچرل بینگز اور سمبولک قسم کے ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں. اس میں جس طرح گریک مائتھولوجی ہے, نارس مائتھولوجی ہے, اور اس کے بعد کریشن متس ہیں. گریکس میں جس طرح زیوس ہے, ایتھنا ہے, ہرکیولیس ہے, ٹروجن ہے, اس طرح کی چیزیں. اور جو نارس مائتھولوجی ہے اس میں جس طرح ہمیں اوڈن, تھور, لوکی, اس طرح کے ایلیمنٹس ہمیں اکثر موویز میں بھی نظر آتے ہیں. نیکسٹ از افریقن آئیڈینٹی اینڈ کلچرل ہیریٹیج. سو اوکری کی رائٹنگ میں بہت زیادہ ہمیں ایکسپلوریشن ملتی ہے افریقن آئیڈینٹی کی, اور انہوں نے ریپرزینٹ بھی کیا ہے اور ایڈوکیٹ بھی کیا ہے اور پروپوگیٹ بھی کیا ہے کلچرل ہیریٹیج آف افریقہ. اور وہ انہوں نے اس میں کلونیلزم کا جو امپیکٹ ہے پورے افریقن کانٹیننٹ میں وہ بھی ریفلیکٹ کیا ہے. تو جتنی بھی افریقن کلچر کی ڈائیورسٹی ہے, اس کی رچنس ہے, انہوں نے اس کو پرزرو بھی کیا ہے, انڈرسٹینڈ بھی کیا ہے اور اپنی رائٹنگز پہ ریفلیکٹ بھی کیا ہے, اور انہوں نے ایڈوکیٹ بھی کیا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے
یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پرزرو کریں اور کنیکٹڈ رہیں اپنی کلچرل اور ہیریٹیج روٹس کے ساتھ. تو فار ایگزامپل افریقن کلچر میں اس کی دیکھیں تو سواہیلی ان کی ایک لینگویج ہے جس کو وہ ابھی تک انہوں نے بچایا ہوا ہے. پھر یوروبا سے یہ بلانگ کرتے ہیں تو یوروبا لینگویج بھی ہے اور یوروبا کلچر بھی ہے. اور پھر ٹریڈیشنل آرٹ اینڈ کرافٹ ان میں جس طرح کے کینٹ کلودنگ ہے، ان کی ایک خاص قسم کا گھانا کا ایک ڈریس ہے جو گھانا کے لوگ پہنتے ہیں یا افریقن لوگ پہنتے ہیں. فیبرک ایک ڈفرنٹ ہے، اس کے پیٹرنس ڈفرنٹ ہیں، کلرز ڈفرنٹ ہیں. پھر لکڑی کی یہ چیزوں سے جو ڈفرنٹ قسم کی کارونگز کر کے چیزیں بناتے ہیں. میوزک ہے، ڈانس ہے، ویسٹرن افریقن ڈرمنگ ہے، خاص قسم کا ایک ڈھول بجاتے ہیں وہ. اور ان کا ایک گمبوٹ ڈانس بڑا مشہور ہے. پھر ان کا اپنا کیوزین ہے، کھانا اپنا ہے ان کا، ویسٹ افریقن اور نارتھ افریقن کھانا، جس میں فلافل ایک ہم نے سنی ہوئی ہے یہ چیز، یہ بھی ان کی ہے. اور پھر ان کے اپنے جو ریلیجس بلیفس ہیں جن میں ووڈو ہے، افریقن ٹریڈیشنل ریلیجنز ہیں. تو یہ سارا کانسیپٹ جو ہے بیسیکلی افریقن آئیڈینٹی اور کلچرل ہیریٹیج میں آ جاتا ہے. دین پولیٹیکل اینڈ سوشل کامنٹری. سو اوکری کے جتنے بھی ورک ہیں انہوں نے پولیٹیکل اور سوشل ایشوز کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ ٹربولنٹ ہسٹری رہی ہے نائجیریا کی، سول وار بھی رہی ہے 3-4 سال، اور کرپشن رہی ہے، اور افریقن کانٹینٹ میں بہت زیادہ کلونیلزم کے امپیکٹ رہے ہیں. تو انہوں نے تمام یہ ٹاپکس جو ہے جس میں کرپشن ہے، سوشل انیکوالٹی ہے، اور کانسیکوینسز آف پولیٹیکل انہیبل ہیں کہ جو اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو اس سے جو مسائل ہوں گے وہ سارے اپنی رائٹنگ میں انہوں نے ریفلیکٹ کیے. نیکسٹ از میجک ریئلزم. اوکری کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ایک جانرا کے ساتھ اور وہ ہے میجک ریئلزم یا میجیکل ریئلزم. یہ ایک بلینڈ ہے فینٹاسٹیکل ایلیمنٹس کا جو کہ اور ایوری ڈے ریئل ایلیمنٹس جو ہیں ان کا، اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ انکارپوریٹ کرتا ہے دونوں، میجیکل ایلیمنٹ بھی جو میجک میٹافزیکل ہے اور سریل اکرنسز بھی. سریل مینس جو بیونڈ ہیومن تھنکنگ ہے. سو یہ جو ایک یونیک قسم کا ایک امرسو ایک ریڈنگ ایکسپیرینس بناتے ہیں. اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دونوں جو میجیکل ایلیمنٹ ہیں اور سریل اکرنسز ہیں یہ ہمیں لٹریچر میں ملتی ہیں، مائتھولوجی میں، فولک لور میں، آرٹ میں، کیونکہ یہ ایلیمنٹ آف ونڈر ایڈ کرتی ہیں، مسٹری ایڈ کرتی ہیں اور امیجنیشن ایڈ کرتی ہیں. کیونکہ ایک نارمل چیز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا جب تک اس کے اندر یہ تھوڑا سا چیزوں کو اسپائس اپ نہیں کیا جائے گا، تھوڑا سا اس میں مرچ مسالہ مکھن نہیں ہوگا نا. تو کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر اگر ہم میجیکل ایلیمنٹس کو دیکھیں تو اس میں جتنی بھی سپر نیچرل فورسز ہوتی ہیں یا ایبیلٹیز ہوتی ہیں یا فینومینز ہوتے ہیں جو کہ آرٹسٹک ورک کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں، جس میں اسپیلز ہیں، جادو جس طرح ایک چیز ہوتی ہے، اور انچینٹڈ قسم کے آبجیکٹس ہوتے ہیں، اور میتھیکل قسم کی کریچرز ہوتی ہیں، اور کیریکٹرز ود ایکسٹرا آرڈینری پاور، جس میں یہ مطلب موویز میں اکثر دیکھتے ہیں لوگ جادو کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، بہت زیادہ ان میں پاور یا طاقت ہوتی ہے، یہ لوگوں کو مائنڈ کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اسے ایک ٹوسٹ آتا ہے لٹریچر میں. تو بیسیکلی جو فنکشن ہے اس کا وہ ہے کہ ایک ڈیسٹنی، ایک موریلٹی اور ایک بیلنس بٹوین گڈ اینڈ ایول ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہ لوگ جو ہیں جس طرح شروع کی جو پہلی ہی ہم پڑھتے ہیں بیوولف لٹریچر میں، تو وہ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ ایک ڈریگن ہے جس کے ساتھ ایک بیوفل ولف لڑ رہا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کو نا. اور جو سریل اکرنسز ہیں، یہ سریل اکرنسز یہ بیسیکلی ایونٹس ہیں جو لاجک کو ڈیفائی کرتے ہیں. مینس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی ریزن نہیں ہوتی، کوئی فزیکل ریالٹی نہیں ہوتی، تو ان کو ہم سریل ایلیمنٹس کہتے ہیں. مطلب ڈریم لائک یا ہلوسینیٹنگ قسم کی کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر، اور ایک سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس کے درمیان ایک مخمصہ سا ہوتا ہے. مینس ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور ولنگ سسپینشن آف بلیف جس کو ہم کہتے ہیں. اگین کسی چیز میں اگر ہم نے ایموشنز دکھانے ہیں، اس کی ایگزسٹنس دکھانی ہے اور ڈیپ میننگ دکھانے ہیں، تو پھر ہمیں یہ میجیکل اور یہ سریل قسم کے ایلیمنٹس لے کے آنے پڑتے ہیں جو کہ اوکری لے کے آئے ہیں. دی پاور آف اسٹوری ٹیلنگ. اسٹوری ٹیلر کا بہت زیادہ رول ہے کہ وہ جتنی بھی تھیمز ہیں ان کو ایکسپلین کرے تھرو اسٹوری، اور اوکری کے جتنے بھی ورک ہیں ان میں اسٹوری ٹیلنگ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے. اور انہوں نے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ کی ایک ٹرانسفارمیٹو پاور ہے جس سے ہم سچ بتا سکتے ہیں، ہیومن ایکسپیرینسز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے کلچرز ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے ان کو برج کر سکتے ہیں، اس فاصلوں کو ختم کر سکتے ہیں. کہانیاں سنا کے، اصلیت بتا کے، حقائق بتا کے. تو کیسے بتائیں گے حقائق؟ کہانیاں سنا کے بتائیں گے، لکھ کے بتائیں گے. جو ہم لکھیں گے لوگ پڑھیں گے، ہم نہیں بھی ہوں گے تو آنے والی جنریشنز پڑھیں گی اور انہیں پتہ لگے گا کہ ایکچولی میں کیا ہو رہا تھا اور کیسا وقت گزار کے گئے ہیں ہم سے پہلے والے لوگ. تو سٹوری ٹیلنگ میں بہت پاور ہوتی ہے. کسی بندے کو ایک ایموشنل ریزوننس میں لے کے آنا ہے، ایمپتھی، فیئر، سیڈنس اور جوائے، یہ ایلیمنٹ ہم نے ایڈ کرنے ہیں. ایموشنز کو ہم نے جگانا ہے تو سٹوری ٹیلنگ کے تھرو ہوگا. کمپلیکس مشکل قسم کے آئیڈیاز ہیں اور وہ ہم نے کمیونیکیٹ کرنے ہیں آنے والی جنریشنز کو، جس میں بلیفز ہیں، ویلیوز ہیں، مورل لیسنز ہیں. تو ہم کیسے بتائیں گے؟ سٹوری سے بتائیں گے.
हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करना है स्टोरीज लिख के और ट्रांसमिट भी करना है, तो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता लगेगा? तो वो स्टोरीज के थ्रू पता लगेगा। कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशंस और नॉलेज, जितनी मिथ्स, लेजेंड और एक ओरल किस्म की जितनी भी हिस्ट्रीज हैं, वो विजडम के तौर पे, वैल्यूज के तौर पे, कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पे नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट करेंगी थ्रू स्टोरी टेलिंग। और ये कम्युनिटी में कनेक्शन भी बिल्ड करती है स्टोरी। इससे एक एलिमेंट ऑफ एम्पावरमेंट आता है, एक इंस्पिरेशन आती है। जिस तरह हम अपने हीरोज की कहानियां सुनते हैं तो हमें एक रेजिलियंस आती है, करेज आती है और एक परसिवियरेंस आती है हमें, और एक पॉजिटिव चेंज आता है। आइडेंटिटी शेप होती है इससे, और एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बनती है। खुद की भी बंदे को समझ आती है कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। और अगेन और कुछ भी नहीं मिलता तो कम से कम एंटरटेनमेंट तो मिलती है, और एस्केपिज्म होता है। मीन्स की परेशानी है, दुख है, तकालीफ है, पैसे नहीं है, और कोई मोहब्बत में टूटा हुआ है, कोई हालात से टूटा हुआ है, कोई अपनों से तंग है, कोई कितनी किस्म के मसाइल हैं, लेकिन कहानियां आपको कम से कम थोड़ी देर के लिए उससे रिलीफ तो देती हैं। तो एक टेम्परेरी किस्म की एक रिलीफ है जो ऑडियंस को मिल जाती है, ये भी उसका एक है। सो मीन्स की एक कैप्टिवेटिंग किस्म की एक इमेजिनेशन है जो ऑडियंस को एक नई दुनिया में लेके जाती है, और एक मोमेंट ऑफ जॉय और मोमेंट ऑफ वंडर होता है, और थोड़ी देर के लिए आप अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। सो स्टोरी ऑफ पावर टेलिंग, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड पर्पस। ओकरी के जितने भी नॉवल हैं उनमें इन्होंने हमेशा एक सफर किया है जिसमें ये मीनिंग और पर्पस के पीछे है, और एक कियोटिक और बड़ी परेशानी वाली और बड़ी उलझन वाली, डिसऑर्डर्ड और बड़ी मडर्ड और कंफ्यूज्ड किस्म की सिचुएशन में ये मीनिंग और पर्पस तलाश कर रहे हैं और आइडेंटिटी तलाश कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दुनिया में ये जगह है इसकी सेंट्रल थीम क्या है। और बहुत सारी कहानियों में मेरी कहानी क्या है, मेरे कल्चर की कहानी क्या है, मेरे लोगों की कहानी क्या है। सो अगेन ये जो क्वेस्ट है फॉर मीनिंग एंड पर्पस, उसमें सर्च फॉर द मीनिंग, सीकिंग फॉर फुलफिलमेंट, ये भी उसका एक एलिमेंट है। फाइंडिंग पर्पस, क्रिएटिंग मीनिंग इन फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ड्स, और चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के दरमियान अपनी बिलोंगिंगनेस और अपना कनेक्शन बनाना अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी बीइंग के साथ, अपनी एग्जिस्टेंस के साथ, और एक कंटिन्यूअल किस्म की एक्सप्लोरेशन है जिसमें आप इवॉल्व कर रहे होते हैं, और एक लाइफ की जर्नी है जिसमें आप खुद को ग्रो कर रहे होते हैं, और आपकी अपनी एक इनसाइट्स और अपनी एक फुलफिलमेंट बन रही होती है, और एक जो अनसर्टेनिटी है, क्यूरोसिटी है, या एक ओपननेस है, और पॉसिबिलिटीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं, इनके दरमियान जो अपनी एक जिंदगी का रास्ता बना रहे हैं आप। सो ये सारा कुछ ही क्वेस्ट फॉर द मीनिंग एंड पर्पस में आ जाता है। नेचर एंड द एनवायरमेंट, ओकरी के जितने भी काम हैं उनमें हमें एक बहुत डीप कनेक्शन मिलता है नेचर का और एनवायरनमेंट का, और उन्होंने बहुत ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ह्यूमैनिटी का और नेचुरल वर्ल्ड का आपस में निकालने की कोशिश की है, और उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, और एनवायरनमेंट और नेचर किस तरह इम्पैक्ट हुई है ये जो लेटेस्ट किस्म की डेवलपमेंट है उनसे। नेचर बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड है हमारी, और उसके फिनोमिनाज हैं, सूरज का निकलना, हवाओं का चलना, लहरों का बनना, बाहर का आना, खिजा का आना, ये सब नेचर है। और जो एनवायरनमेंट है वो नेचुरल और ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स जो हैं उनके दरमियान जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह हवा, पानी, मिट्टी और क्लाइमेट, इसके साथ जो हमारा पूरा माहौल है, ये एनवायरनमेंट है। तो इनकी आपस में एक इंटरकनेक्टेडनेस है, और एक सस्टेनेबिलिटी है, कंजर्वेशन का एलिमेंट है एक, और एक ह्यूमन का नेचर के साथ रिलेशनशिप है कि नेचर और एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा हम ह्यूमन बीइंग्स उतने अच्छे होंगे। तो अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन वेलबींग को प्रमोट करेंगे, और इससे एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ चलेंगे, और आने वाली जनरेशंस को हम एक अच्छा माहौल देके जाएंगे, तो ये सब बेसिकली नेचर और एनवायरनमेंट है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव मेमोरी, सो मेमोरी बोथ एक इंडिविजुअल की भी और एक कलेक्टिव कम्युनिटी की जो एक मेमोरी है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है उसका ओकरी की राइटिंग में। ओकरी का जो नैरेटिव है उसके अंदर एक फर्द की और एक माशरे की जो कलेक्टिव मेमोरी है वो बहुत रिफ्लेक्ट हुई है, और इन्होंने मेमोरीज किस तरह हमारी आइडेंटिटीज बनाती हैं, और किस तरह हमारी कोर्स ऑफ हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं, और किस तरह इंपॉर्टेंट किस्म की जो कल्चरल मेमोरी है हमने उसको प्रिजर्व करना है, उसकी तरह उसकी जरूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और उसकी तरफ हमें कितनी अटेंशन देनी चाहिए, ये ओकरी ने काम किया है। तो मैं एज एन इंडिविजुअल पास्ट इवेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को और इन्फॉर्मेशन को कितना स्टोर कर सकता हूँ, उसको कितना रिट्रीव कर सकता हूँ, रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, और उसको रिकॉल कर सकता हूँ, ये मेरी पर्सनल इंडिविजुअल की मेमोरी है। जबकि जो कलेक्टिव मेमोरी है उसको अगर देखें तो एक शेयर्ड मेमोरीज होती हैं, नैरेटिव्स होते हैं, और रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ग्रुप और कम्युनिटी की। मतलब मैं अगर अपने बचपन को याद करूं किसी एक चीज को तो मेरा फेल है, लेकिन हम कलेक्टिवली हमने मिलकर कोई काम किया था, किसी पिकनिक पे गए थे, किसी जगह हमने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो ये कलेक्टिव मेमोरी बन जाती है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह एक तहरीकें चलती हैं,
तो जिस तरह लेबर मूवमेंट है तो वो बेसिकली एक कलेक्टिव मेमोरी में आ जाएगा, और ये पर जनरेशंस में शिफ्ट होती हैं, इससे वैल्यूज, हेरिटेज और आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। अभी जिस तरह एक हॉलोकॉस्ट का एलिमेंट है तो वो एक कलेक्टिव मेमोरी है, एक खास टेस्टिमोनियल है किसी एक खास पर्टिकुलर ग्रुप का। फिर उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं, मेमोरियल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, लिटरेचर है, और एक जो कमेमोरेटिव इवेंट्स होते हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिस तरह ईद है या जिस तरह ब्लैक डेज मनाए जाते हैं, तो ये कलेक्टिव मेमोरी में आ जाते हैं। तो इनका अपना एक फंक्शन है, इनकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, और इनका एक अपना इंटरप्ले है बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव मेमोरी। ओकरी ने द पावर ऑफ ड्रीम्स पे भी काम किया है, और ड्रीम्स और विजन्स जो हैं ये एक रेकरिंग मोटिव है, थीम है ओकरी के कामों में। तो ओकरी ने जितना लिटरेरी वर्क किया है उसने एक्सप्लोर किया है आइडियाज ऑफ ड्रीम, कि ड्रीम्स हमें इनसाइट्स देते हैं ह्यूमन कंडीशन के बारे में, और ये हमारी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं और गाइडेंस होते हैं, और ख्वाब देखने चाहिए, और ख्वाब ही हैं जो पहला स्टेपिंग स्टोन होते हैं जो हमें किसी भी बड़े ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाते हैं। तो ड्रीम्स हमें इनसाइट्स देते हैं, सोल्यूशंस देते हैं, क्रिएटिव किस्म की इंस्पिरेशंस देते हैं, चैलेंजेस फेस करने की एक सलाहियत देते हैं। और बिल्कुल चूंकि हम सोए होते हैं और ज़हन फ्री होता है और कोई काम होता नहीं है, तो बस जो भी एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है तो उसको हम उसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं और नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। तो जो लोग ख्वाब देखने के लिए खुद को ट्रेन करते हैं तो बहुत मजे की चीजें वो कर सकते हैं। मीन्स कि आप जिसको जिंदगी में पा नहीं सकते तो आप उसको इतना सोचें, इतना सोचें, इतना सोचेंगे, वो आपके ख्वाब में आए तो फिर उसको असल में मिलने की जरूरत नहीं, बस मिले ख्वाबों में। तो इस तरह की ना मुख्तलिफ किस्म की कुछ इन्वेंशन हुई हैं दुनिया में, जिस तरह जो रिंग एक बना है, रिंग का स्ट्रक्चर, और फिर इस तरह जो बेंजीन बनी है, और इस तरह जो स्नेक बाइटिंग जो है इसकी जो एक दवाई निकली है, तो ये सारी लोगों ने बेसिकली ख्वाब देखे हैं। और उसके बाद ये क्लोसल किस्म के ब्रेक थ्रूज आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिन्होंने साइंटिफिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें जो है, तो बेसिकली वो लोग इतना सोचते थे अपने कामों में कि वो बिल्कुल ख्वाबों में भी वही चीज देखते थे जो दिन में कर रहे होते थे। तो एक प्रोसेस है इमोशंस का, एक्सपीरियंसेस का, और एक इनर वर्ल्ड को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जिस तरह हमारे इस्लाम में भी ख्वाबों की ताबीर के ऊपर बहुत एक एम्फेसिस है और ये चीजें एग्जिस्टेंस में है, और एक डिवाइन कम्युनिकेशन है और एक एलिमेंट ऑफ रेवलेशन है जिसमें हम पे चीजें आश्कार होती हैं, और एक इमेजिनेशन और एस्केपिज्म भी है इसमें। एक साइकेट्रिस्ट है बहुत मशहूर, कार्ल जंग, उनका ये मानना है कि जो ख्वाब होते हैं ये विंडोज इनटू अनकॉन्शियस होते हैं और सोर्स ऑफ सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं। और वो खुद कहते हैं कि उनका जो मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके अपने ख्वाब हैं, या उनके जो पेशेंट्स हैं जो उनके पास कंसल्टेशन के लिए आते थे उनके ख्वाब हैं। और उससे फिर उन्होंने इंडिविजुअल के ऊपर और एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। तो ख्वाबों का बहुत ज्यादा रोल है। द लास्ट थीम इज ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी। सो ओकरी ने इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्निटी ऑन अफ्रीकन सोसाइटीज बताया है हमें, और उन्होंने एग्जामिन किया है कि टेंशन जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज के दरमियान और ग्लोबलाइजेशन की जो फोर्सेज हैं उनके दरमियान वो एग्जिस्ट कर रही है। दुनिया मॉडर्निज्म की तरफ जा रही है और अफ्रीकन जो ट्रेडिशन है वो खड़ा हुआ है अपने ट्रेडिशन के साथ, और उसके दरमियान में जो टेंशन चल रही है। और उन्होंने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज भी हाईलाइट की हैं, और जो रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड है उसके अंदर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह अडेप्ट करना है, तो वो इनकी राइटिंग में हमें नजर आता है। ग्लोबलाइजेशन अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो बेसिकली ये एक बढ़ती हुई इंटरकनेक्टेडनेस है कंट्रीज की, इकोनॉमीज की, कल्चर्स की और सोसाइटीज की, क्योंकि पूरी दुनिया में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, आइडियाज और लोग क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जिस तरह के कंपनीज लाइक कोका कोला, मैकडोनल्ड और एप्पल जो कंपनी और आईफोन मीन्स के पूरी वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन दे रही है। और मॉडर्निटी जो है उसको हम कहेंगे एक सेट ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज है जो कि एसोसिएटेड है ट्रांजिशन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज और इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन सोसाइटीज। और ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है सोसाइटीज में, मीन्स कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी कैरेक्टराइजेशन के अंदर ही हमने वैल्यूज को, बिलीव्स को, इंस्टीट्यूशंस को, अपने लाइफस्टाइल को और एक रैशनैलिटी के साथ और एक सेकुलरिज्म के साथ और एक इंडिविजुअलिज्म के साथ हमने किस तरह खुद को प्रिजर्व भी करना है और प्रोग्रेस भी करना है। नाउ वी लुक एट द राइटिंग स्टाइल ऑफ बेन ओकरी। बेन ओकरी का डिस्टिंक्टिव पोएटिक राइटिंग स्टाइल है। इन्होंने पोएट्री भी की है, नॉवेल्स भी लिखे हैं, और लिरिकल और मैजिकल किस्म की क्वालिटी है, और फैंटास्टिक और रियल किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ब्लेंडिंग है। ये हम सारा ऊपर थीम्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो वर्ड्स यूज होंगे तो मैं इनको क्विक फ्लो में बोल के जाऊंगा, क्योंकि एक एक चीज मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले इनकी लिरिकल लैंग्वेज है। तो ओकरी की जितनी भी राइटिंग है उसमें हमें पोएटिक एलिमेंट नजर आता है और विविड इमेजरी नजर आती है, और इनकी जो प्रोज भी है वो भी लिरिकल है, और एक ड्रीम लाइक एटमोस्फियर उन्होंने बनाया है जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, मिस्टिसिज्म भी है और सरीली किस्म के भी एलिमेंट्स हैं, और रीडर को बिल्कुल एक नई दुनिया में लेके जाते हैं जिसमें एलिमेंट ऑफ एस्केपिज्म आ जाता है।
सो ओकरी ने बहुत केयरफुल अटेंशन दी है रिदम को, और प्रोज को जो उन्होंने पेश किया है वो उसमें भी ये पोइट्री का एलिमेंट लाए हैं। और ओवरऑल पोएटिक क्वालिटी जो इनकी राइटिंग में है, उसने एक बहुत ही इमर्सिव और बड़ा जबरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस बनाया है रीडिंग के लिए, क्योंकि प्रोज जो है वो एक बार पढ़ी जाती है जबकि पोइट्री बार बार पढ़ी जाती है। तो प्रोज को भी लाइफ लॉन्ग और रीडेबल और एंजॉयबल बनाने के लिए उन्होंने इसमें पोएटिक एलिमेंट डाले। मैजिकल रियलिज्म हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, क्विकली देखते हैं कि इनके राइटिंग स्टाइल में मैजिकल रियलिज्म कैसे है। सो मैजिकल रियलिज्म इनके काम में बहुत ज्यादा है और बहुत सीमलेस किस्म की, बड़ी फ्लॉलेस और बड़ी टॉप नॉच किस्म की ब्लेंडिंग की है इन्होंने फैंटास्टिक एलिमेंट्स की और एवरीडे लाइफ की, रियलिटी एंड दी मेटाफिजिकल। तो इनका जो स्टाइल है वो अलाउ करता है कि हम एक्सप्लोर करें कॉम्प्लेक्स किस्म की थीम्स और आइडियाज थ्रू लेंस ऑफ मैजिक एंड सरील अकरेंसेस। सो मैजिक मीन्स elements which can convey powerful meaning, and surreal mean unreal, weird, strange, unbelievable, means जिसमें rationality नहीं होती। Symbolism and metaphor, ओकरी के कामों में symbolism भी है और metaphors का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत डीपर मीनिंग्स देने थे और बहुत डीप किस्म की और बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल थीम्स को हैंडल करना था, तो वो सिंबोलिज्म और मेटाफर के बगैर मुश्किल नहीं था। और इन्होंने उसमें जो मजीद एक लेयर ऐड की है, उसमें इन्होंने एलिमेंट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है इससे कॉम्प्लेक्सिटी लेके आए हैं और चीजों को मजीद एक पजल की तरह बयान किया है कि अब वो पजल है और बहुत जबरदस्त किस्म की पजल है और उस रिडल और पजल को भी हमने सॉल्व करना है। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस हैं ओकरी की राइटिंग में और एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस भी हैं। एग्जिस्टेंशियल मींस आसानी से अगर कहें तो एक्सपीरियंशियल, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन्होंने ह्यूमन कंडीशन को, स्पिरिचुअलिटी को और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स, जिसके अंदर सब चीजें आ जाती हैं, और एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक फैब्रिक ऑफ नैरेटिव इन्होंने बनाया है जिसमें इन्होंने इन तमाम चीजों को डिस्कस किया जो हमने इनकी थीम्स में डिस्कस की हैं। कल्चरल एंड माइथोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, ओकरी ने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ की है नाइजीरियन फोकलोर की तरफ, जो लोकल उनकी कहानियां हैं, और माइथोलॉजी और फिर कल्चरल ट्रेडिशन, जिसमें उनमें जो योरुबा ट्राइब के अंदर और जो उनके ट्राइब्स के अंदर एक अबिको बच्चों का कॉन्सेप्ट है और इस तरह की और जो मिथ्स हैं। अबिको चाइल्ड बेसिकली एक योरुबा ट्राइब का एक कल्चर है जिसको कहते हैं प्री डेस्टिन्ड टू डेथ, मीन्स बच्चा है जो बहुत जल्द मर जाएगा, मीन्स इट ड्राइव फ्रॉम एबी दैट विच वाज बोर्न, अ बी, एंड कू डेथ, इकू, अ बी इकू, जिसने मतलब पैदा हुआ है और मर जाना, मीन पहले ही कंफर्म है बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाना। तो एक स्पिरिट चाइल्ड है बेसिकली जो बहुत छोटी उम्र में ही इस दुनिया से चला जाएगा, और फिर ये बिलीव किया जाता है कि उसकी जो स्पिरिट है वो बहुत वापस दोबारा मल्टीपल टाइम्स उसकी दोबारा पैदाइश होगी उसी फैमिली में जिससे वो गया है। मल्टी लेयर्ड नैरेटिव है ओकरी का, और बहुत ही इंट्रिकेट किस्म के और बहुत डिटेल्ड और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के जो प्लॉट्स हैं, और फिर प्लॉट्स के जो सब प्लॉट्स हैं, मतलब एक प्लॉट है कहानी का, नॉवल का, और फिर उसके अंदर छोटे छोटे और प्लॉट्स भी चल रहे हैं। सो रीडर जो है वो नेविगेट करता है डिफरेंट किस्म के लेवल्स ऑफ रियलिटी के ऊपर और डिफरेंट किस्म की कॉन्शियसनेस के ऊपर, मींस को उसकी अवेयरनेस, रियलाइजेशन और एलिमेंट ऑफ नोटिसिंग और परसेप्शन जो है और जो उसकी कॉग्निजेंस है वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है, और बहुत ही स्टिमुलेटिंग है इनका जो इंटेलेक्चुअली बहुत एक्टिव और प्रोएक्टिव किस्म का और बड़ा नॉलेजेबल और बड़ा लॉजिकल और बड़ा एक रैशनल किस्म का और बड़ा एकेडमिक काम है ओकरी का। ओकरी के जितने भी नॉवेल्स हैं, ये जितने भी इन्होंने काम किया है वो एक सोशल कमेंट्री भी है, बहुत डीपली इमेजिनेटिव है, और स्टोरी टेलिंग से इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, स्पेशली जो नाइजीरियन पर्सपेक्टिव हमने बताया कि जो सिविल वार चल रही थी और इस तरह के मसाइल थे। और इनके जितने भी नैरेटिव्स हैं वो एलेगोरिकल एलिमेंट से भरे हुए हैं। एलेगोरिकल मीन्स सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल, और फिगुरेटिव मीन्स फिक्शनल, जो कि कमेंट करते हैं और कमेंट्री करते हैं ह्यूमन कंडीशन के ऊपर, और जो इंडिविजुअल और सोसाइटीज जिन मसाइल से और जिन चैलेंजेस से गुजर रही हैं, सोशल कमेंट्री से उन्होंने रिप्रेजेंट की हैं। योरुबा ट्राइब से इनका ताल्लुक था और फ्रीक्वेंटली इन्होंने योरुबा के जो कल्चरल एलिमेंट है अपने काम में दिखाए हैं कि योरुबा के लोग कैसे हैं, उनका कल्चरल हेरिटेज कैसा है, उनकी जो दौलत है, माइथोलॉजी की जो वेल्थ है, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, वो रिफ्लेक्ट हुए हैं। और ओकरी ने कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको इन्फ्यूज किया है अपने नैरेटिव में, और जो यूरोपियन कॉस्मोलॉजी है और जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है और जो उसकी फोकलोर है वो रिप्रेजेंट की है। कॉस्मोलॉजी मीन्स है कि ये मेटाफिजिकल किस्म की स्टडी है जो कि ओरिजिन और नेचर और यूनिवर्स के बारे में बात करती है, और यूरोपियन कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक डिस्टिंक्ट किस्म का फ्लेवर ऐड करते हैं उनकी कहानियों में, कि हमें एक तो हम कहानी पढ़ते हैं, दूसरा हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, फिर उनकी यूरोपियन जो कल्चर है, ये ट्राइब है, उसके बारे में भी जानते हैं। और ये एक बड़ा यूनिक किस्म का ब्लेंड बनता है जिसमें फैंटास्टिक एलिमेंट भी हैं और बहुत कल्चरली ग्राउंडेड है, मतलब अपने कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा वो
मिक्स्ड अप है और बहुत डीपली इमर्स्ड है उसके अंदर। और ओकरी ने यूरोपा का जो कल्चर एक्सप्लोर किया है वो इटसेल्फ में एक कंट्रीब्यूशन है कि कितनी ऑथेंटिसिटी है और कितनी रिचनेस है उनके नैरेटिव के अंदर। बेन ओकरी ने बहुत स्किलफुली एलिमेंट्स ब्लेंड किए हैं जिनमें रियलिज्म भी है और मॉडर्निज्म भी है। उन्होंने अपनी राइटिंग में दोनों चीजों को बहुत एक्सपर्टली हैंडल किया है और इनका जो नैरेटिव है वो पोर्ट्रे करता है नाइजीरियन लाइफ की रियलिटीज को। तो ये उनका रियलिज्म है जिसमें उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल चैलेंजेस जो हैं उनको मैजिकल और सरील एलिमेंट के साथ ट्रांसेंड किया है और बिल्कुल कन्वेंशनल रियलिज्म की बाउंड्रीज को टच किया और हम तक चीजें पहुंचाई हैं। और फिर डिफरेंट किस्म के जॉनर्स को उन्होंने मिक्स किया है जिसमें मैजिकल रियलिज्म भी लाए हैं और उन्होंने प्रोफाउंड किस्म के फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल थीम्स जो हैं उनको बड़े यूनिक और बड़े इमेजिनेटिव वे से हमें बताया है। और इन्होंने जुक्सटापोज किया है एक के ऊपर एक चीजें रख के पैरेलल में रिप्रेजेंट की हैं कि एक एवरीडे फैंटास्टिकल और डायनामिक किस्म की और एक थॉट प्रोवोकिंग किस्म की जो लाइफ थी उसे रीडर्स के एक्सपीरियंस को किस तरह उन्होंने जबरदस्त और मजीद एंटरटेनिंग बनाया है। और बहुत ही चैलेंजिंग किस्म के ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको इन्होंने रियलिटी और मिथ से और स्टोरी टेलिंग से और फोकलोर से रीडर्स के लिए प्रेजेंट किया है कि रीडर्स उस एक बड़ा इन्वाइटेड फील करता है और बहुत एंजॉय भी करता है उसको। और उन स्ट्रक्चर्स में खुद एक सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस से गुजरता है। नाउ वी डिस्कस बेन ओकरीज लिटरेरी वर्क्स। बेन ओकरी ने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की है लिटरेचर में और उन्होंने अपने नॉवेल्स में, एसेज में और पोइट्री में अपनी थीम्स और अपने राइटिंग स्टाइल को बहुत रिचली और बहुत डाइवर्सली रिफ्लेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1980 में फ्लावर्स एंड शैडोज पब्लिश हुआ है, डेब्यू नॉवल था इनका और ये पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन सोसाइटी में उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है। तो इसकी सेटिंग एक अननेम्ड अफ्रीकन काउंटी में है, कोई एक इलाका है अफ्रीका का। तो नॉवल उसमें एक्सप्लोर करता है कि किस तरह की पॉलिटिकल अनरेस्ट है और किस तरह के कैरेक्टर्स को मसाइल हैं और फिर वो किस तरह चेंजिंग सोसाइटी के अंदर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर इनका है मोस्ट फेमस वर्क द फेमिश्ड रोड, 1991 में पब्लिश हुआ है और इसने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन भी जीता है। उसकी भी ब्लेंड है मैजिकल रियलिज्म का और कमिंग ऑफ एज स्टोरी का, जिसमें एक अजारू के कैरेक्टर जो कि एक स्पिरिट चाइल्ड है जिसको अबीकू चाइल्ड भी कहते हैं, वो किस तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। और ओकरी ने एक्सप्लोर की हैं थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, स्पिरिचुअलिटी और एक पॉलिटिकल टर्माइल जो है वो उसने इंडिविजुअल्स को किस तरह अफेक्ट किया है, ये चीज उन्होंने एक्सप्लोर की है। 1993 में सॉन्ग्स ऑफ एन्चेंटमेंट एक सीक्वल है फेमिश्ड रोड का, तो एक स्टोरी कंटिन्यू करती है अजारू की ही स्टोरी, जो कि अजारू कैरेक्टर है फेमिश्ड रोड का, वही इसमें स्पिरिट चाइल्ड जो है रिफ्लेक्ट हुआ है। इसमें इन्होंने मजीद मिस्टिक और बड़े ऑर्डिनरी लाइफ कैरेक्टर जो हैं उनके थ्रू फोकस किया और उन्होंने एक स्पिरिचुअल रियलम जो है और एक मटेरियल वर्ल्ड इसके दरमियान की जो टेंशन है वो रिफ्लेक्ट की है। 1995 में एस्टोनिशिंग द गॉड्स ये इनका नॉवल है जिसमें इन्होंने बोनार्डसी नामी एक स्कल्पटर है जो कि आर्टिस्ट है और स्कल्पचर्स बनाता है, उसकी क्रिएटिविटी और उसकी एक डिवाइन एलिमेंट और एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्ट रिफ्लेक्ट की है कि वो इतने जबरदस्त तरीके से स्कल्पचर्स बनाता है, ऐसे लगता है जैसे कि उसमें एक कोई डिवाइन पावर है जो वो ऐसे जबरदस्त आइडियाज डालती है और उस तरह की चीजें बना लेता है। तो नॉवल बेसिकली एक्सप्लोर करता है एक रिलेशनशिप के एक आर्टिस्ट और उसकी क्रिएशन और फिर वो एक बाउंड्रीज को क्वेश्चन करता है जो कि एक इमेजिनेटिव और एक रियल वर्ल्ड के दरमियान है। इस तरह की एक कहानी है इसकी। 1998 में इन्फिनिट या इनफाइनाइट रिचेस, तो ये कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसमें ओकरी ने रिफ्लेक्ट किया है डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को, जिसमें उन्होंने लिटरेचर को भी इंक्लूड किया है, फिलोसफी, पॉलिटिक्स और एक आर्टिस्ट का सोसाइटी में क्या रोल है वो बताने की कोशिश की है। और उन्होंने अपनी इनसाइट्स दी हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग और इंटुइशन और परसेप्शन बताने की कोशिश की है कि इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव जो ओकरी के हैं वो क्या है, मींस के उनका नॉलेज, उनकी एकेडमिक और उनकी जो लॉजिक है और जो फिलोसॉफिकल एलिमेंट है जिनमें लॉजिकल, एथिकल, मेटाफिजिकल, मॉरल और थियोरेटिक किस्म की जितनी भी चीजें हैं, ओकरी का पर्सपेक्टिव उसके बारे में क्या है। 2007 में स्टार बुक के नाम से इन्होंने एक मिथिकल और एक एलिगोरिकल किस्म की टेल लिखी है नॉवल, जो कि एंशिएंट स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस जो हैं उस पे है। तो ये एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ लव, थीम्स ऑफ पावर और सर्च फॉर द विजडम। और ये एक मिथिकल एक वर्ड है जो एक बड़ी लेजेंडरी किस्म की और बड़ी फैबुलस और बड़ी फेरी टेल टाइप और एक स्टोरी बुक टाइप एक कहानियों की दुनिया है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन ऑफ एक्सपीरियंशियल चीजें जो हैं
और जो ह्यूमन क्वेस्ट फॉर मीनिंग एंड पर्पस है इस चीज को रिफ्लेक्ट किया है। 2014 में द एज ऑफ मैजिक इन्होंने पब्लिश किया है और ये नॉवल कंबाइन करता है एलिमेंट ऑफ फैंटेसी और एलिमेंट ऑफ एलिगोरी, और ये एक स्टोरी बनाता है एक यंग बॉय की जिसका नाम है मैंगो या मंगो, और वो डिफरेंट किस्म के मैजिकल बीइंग्स जो हैं और मेटाफिजिकल चीजें जो हैं उनके साथ उनका एनकाउंटर होता है। और एज ऑफ मैजिक जो है ये एक्सप्लोर करती है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग की कहानियों से हम किस तरह बहुत डीप किस्म के और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के आइडियाज और मीनिंग्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगेन एक पोइट्री की इनकी कलेक्शन है जो कि वेरियस किस्म की है और डिफरेंट है, तो उसमें नॉवल से हट के इन्होंने जो पोइट्री के जो अकम्पलिश्ड वर्क्स किए हैं उसमें एन अफ्रीकन एलेगी है और वाइल्ड इस नाम से इन्होंने अपनी पोएटिक वर्क्स भी पब्लिश की हैं, जो कि नेचर की, आइडेंटिटी की, ह्यूमन स्पिरिट की, लिरिकली और बड़ी प्रोवोकेटिव और बड़ी इवोकेटिव वर्स और लैंग्वेज के साथ चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। सो बेन ओकरी के जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है वो बियॉन्ड इंडिविजुअल वर्क्स जाता है और बहुत एक्सटेंसिव काम है, और ये जो इनकी बॉडी ऑफ वर्क है वो डाइवर्स किस्म के थीम्स के साथ एंगेज होती है और उसमें मैजिकल और रियल दोनों एलिमेंट ब्लेंडेड है और बड़ी प्रोफाउंड रिफ्लेक्शन है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस की और नाइजेरियन और ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर, और एक मल्टीपल और मल्टी कल्चरल किस्म का जो पर्सपेक्टिव है वो उन्होंने राइटिंग में प्रेजेंट किया है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।